हेलो, मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। आज हम बात करेंगे डिक्टेटरशिप की, अधिनायक तंत्र की। अधिनायक तंत्र भी राजतंत्र की भांति संप्रभुता एक ही व्यक्ति में निहित होती है और शासन कार्य सत्ताधारी व्यक्ति की इच्छा अनुसार चलता है। राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में प्रमुख अंतर शासक द्वारा पद ग्रहण करने की विधि में निहित है और राजतंत्र में शासक साधारणतः वंशानुक्रम के आधार पर पद ग्रहण करता है। अधिनायक तंत्र में निर्वाचन, सैनिक योग्यता और एक विशेष राजनीतिक समुदाय का नेता होने के आधार पर व्यक्ति शासन का नेतृत्व करता है। अब हम देखेंगे अधिनायक तंत्र कहते किसे हैं, अधिनायकवाद क्या है। बहुत सारे विद्वानों ने अधिनायकवाद की बहुत सारी परिभाषा दी। पहले देखेंगे न्यूमैन के अनुसार अधिनायकवाद से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के शासन से है जो राज्य में सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और उसका असीमित रूप से प्रयोग करते हैं। एक फोर्ड और एक विद्वान हुआ जिसने कहा कि राज्य के अध्यक्ष द्वारा असाधारण और विधानेतर सत्ता प्राप्त कर लेना ही अधिनायक तंत्र है। इसकी तुलना में सोल्टाउ की परिभाषा इससे अधिक स्पष्ट है, जिसमें कहा गया कि एक व्यक्ति का शासन होता है जो अपने पद को मुख्यतः वंश परंपरा से प्राप्त नहीं करता, अपितु शक्ति या सहमति सामान्यतः दोनों के सहयोग से प्राप्त करता है। उसके पास पूर्ण संप्रभुता होनी चाहिए जिसका प्रयोग वह कानूनों की अपेक्षा मनमाने आदेश जारी कर सके। और देखेंगे अधिनायक तंत्र प्राचीन और नवीन दो तरह के हैं। प्राचीन में क्या है, नवीन क्या है। अधिनायक तंत्र भी प्राचीन नवीन इन दो रूपों में हमारे सामने आते हैं। प्राचीन अधिनायकवाद उसे कहा जाता है जिसमें सत्ताधारी व्यक्ति सैनिक शक्ति की सर्वोच्चता के आधार पर तानाशाह बन जाते हैं, अधिनायक बन जाते हैं। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट था, अधिनायक तंत्र इसी प्रकार का था। और आधुनिक युग में अधिनायकवाद का रूप अधिनायक के पदारूढ़ होने की दृष्टि से बदल गया। अब अधिनायक उस दल का नेता होता है जो किसी देश विशेष का शासन प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के अधिनायक जनता अथवा कम से कम किसी दल विशेष की पसंदगी के आधार पर पद ग्रहण कर लेते हैं, तथापि पदारूढ़ होने के बाद तानाशाही ढंग से देश के शासन का संचालन करते हैं। इस प्रकार के अधिनायकवाद का प्रमुख रूप से प्रथम विश्व युद्ध के बाद उदय हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था। उस समय अधिनायकवाद का हमें रूप देखने के लिए मिला और सन 1922 में फांसी दल की सहायता से मुसोलिनी, 1923 में प्रीमो दी रिवेरो स्पेन में और 1933 में हिटलर और नाजी दल की सहायता से जर्मनी का अधिनायकवाद बन बैठा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित अधिनायकवाद के इस रूप को अपनी आर्थिक विचारधारा के आधार पर दक्षिणपंथी कहा जा सकता है, लेकिन कार्ल मार्क्स के विचारों की प्रेरणा ग्रहण करते हुए 1917 में सोवियत रूस में दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप और चीन में एक भिन्न प्रकार के अधिनायक तंत्र की स्थापना की, जिसे वामपंथी अधिनायकवाद या सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का नाम दिया गया। आधुनिक अधिनायकवाद का उत्कर्ष प्रथम विश्व युद्ध की स्वच्छतारिता के विरुद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसमें स्वच्छतारिता के विरुद्ध लोकतंत्र का युद्ध कहा गया। इसलिए युद्ध समाप्त होने पर आशा की गई कि अब संपूर्ण यूरोप में लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा, लेकिन वर्साय की संधि में लोकतंत्र के विनाश के बीज नहीं थे और युद्धोपरांत परिस्थितियों में उन्हें पल्वित होने का पर्याप्त अवसर मिला। और परिणाम ये रहा कि 1939 में इटली, स्पेन, पोलैंड, यूगोस्लाविया, जर्मनी, ग्रीस में अधिनायकवाद की स्थापना हुई। अधिनायकवाद के उत्कर्ष के लिए निम्न परिस्थितियों को उत्तरदायी माना जा सकता है। पहला है संसदीय संस्थाओं के प्रति विश्वास पैदा हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के भीषण विनाश से पीड़ित मानव संसदीय संस्थाओं के प्रति विश्वास खो चुके थे और युद्ध से लौटे हुए सैनिक उस लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से पूर्णतः असंतुष्ट थे जिनके कारण उन्होंने अपने स्वजनों को खो दिया, जो अब युद्ध को हर जाना मांग रहे थे। और कालांतर में यही असंतुष्टि अधिनायकवाद के रूप में हमारे सामने आई। वर्साय की संधि दूसरा जो कारण था, इस संधि में विजेता पक्ष ने विजित पक्ष पर बहुत अधिक कड़ी शर्तें लागू की और ये संधि न्याय भावना पर आधारित नहीं थी। इटली में मुसोलिनी, जर्मनी में हिटलर ने संधि के विरुद्ध लोकमत का नेतृत्व किया और अधिनायकवाद बन बैठे। तीसरी जो बात थी, कई देशों के लिए प्रजातंत्र था। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड, यूगोस्लाविया आदि देशों की जो रचना थी, उस प्रजातंत्र स्थापित किया। प्रजातंत्र बिल्कुल नया अनुभव था और प्रजातंत्रीय परंपराओं के अभाव कारण शीघ्र ही अधिनायकवाद की स्थापना हुई। आर्थिक आत्मनिर्भरता की नीति का प्रतिपादन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक स्वावलंबन की नीति का प्रतिपादन किया गया और व्यवहार में इस नीति के लक्ष्य को एक अधिनायकवादी शासन में प्राप्त किया गया। और पांचवी जो बात थी आर्थिक संकट की, कि 1929 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट और इस संकट के समय अमेरिका, फ्रांस आदि देशों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति के कारण
सभी देशों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होगी। आर्थिक संकट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए देश के आर्थिक स्रोतों का पूर्ण उपयोग आवश्यक था, जो कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था में किया जा सकता है। इस नियोजित अर्थव्यवस्था को एक अधिनायक में भली प्रकार कार्य रूप में परिणत कर सकता है। और छठी जो बात थी वो था राष्ट्र संघ की असफलता। स्थापना के थोड़े बाद ही राष्ट्र संघ अपना सम्मान खो चुका था और निशस्त्रीकरण सम्मेलन असफल होते जा रहे थे तेजी से। तो ऐसी स्थिति में बड़े देशों द्वारा किया जाने वाला शस्त्रीकरण छोटे देशों में उनके अस्तित्व के प्रति शंका उत्पन्न कर रहा था। और ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने भी सैनिक तानाशाही के मार्ग को अपनाकर शक्तिशाली बनाना आवश्यक समझा। और साथ लास्ट जो कारण था वो था प्रजातंत्र के कठिन आदर्श। प्रजातंत्र के आदर्श कार्य रूप में बहुत अधिक कठिन है। उनकी तुलना में अधिनायकवाद एक सरल शासन व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत जनता का एकमात्र कार्य आज्ञा पालन था। जैसे शासक ने आदेश जारी किया उसका पालन स्वतः जनता करे। और यही कारण था कि युद्धोपरांत परिस्थितियों में प्रजातंत्र एक भ्रम, एक अधिनायकवाद एक वास्तविकता बन गया। तो ये भी हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र एक आदर्श व्यवस्था पर चलने वाला था, जो उस समय की जो व्यवस्था में प्रजातंत्र को अपनाना बड़ा कठिन था। और इसकी तुलना में अधिनायकवाद एक सरल शासन व्यवस्था दिखाई दे रही थी, जिसको अपनाना सब अपनाया गया। आधुनिक अधिनायकवाद के लक्षण भी कुछ बताएं। न्यूमैन एक विद्वान हुआ जिसने अधिनायकवाद राज्य के 5 लक्षण बताए, जो इस प्रकार है। पहला है कि एक पुलिस राज्य होता है। पुलिस राज्य का मतलब केवल आदेश देने वाला, जिसकी पालना स्वतः जनता करे। दूसरी जो बात है उसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है कि सारी शक्तियाँ राजा के हाथों में नहीं तो, एक व्यक्ति के हाथों में नहीं तो। सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता, बल्कि एक व्यक्ति में शासन का संपूर्ण सत्ता की केंद्रीकरण होता है। तीसरी जो बात थी इसमें एक सर्वाधिकारवादी राजनीतिक दल होता है। और चौथी थी सार्वजनिक जीवन पर कठोर नियंत्रण रखने की। और पांचवी थी ये नागरिकों में भय उत्पन्न करने में विश्वास करता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्वानों के द्वारा जो व्यक्त किए उसके आधार पर अधिनायकवाद के निम्न लक्षण उभर करके आए। पहला था सर्वाधिकारवाद। आधुनिक अधिनायकवाद तंत्र का एक प्रमुख लक्षण है कि एक अधिकेंद्रित या सर्वाधिकारवादी राज्य होता है। इस प्रकार राज्य में समाज, राज्य और सरकार के भेदों को समाप्त कर शासक वर्ग सशक्तिवान सत्ता की स्थिति प्राप्त कर लेता है। और नागरिक जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं होता जिस पर उसका नियंत्रण है। हिटलर मुसोलिनी के अनुसार राज्य ही सब कुछ था। इटली के लोगों के लिए मुसोलिनी का प्रवचन था सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं। दूसरी जो बात कही वो था प्रजातंत्र का विरोध। इन अधिनायक तंत्रों की स्थापना प्रजातंत्र के प्रति विरोधी भावनाओं के कारण हुई थी और ये स्वाभाविक रूप से प्रजातंत्र का विरोध करते हैं। इन अधिनायकों उनके समर्थकों अनुसार लोकतंत्र एक सड़ा हुआ शब्द और संसद केवल बकवास की दुकानें है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद भी लोकतंत्र को घृणा की दृष्टि से देखता है। तीसरी जो बात थी अधिनायक तंत्र के लक्षणों के रूप में वो थी एक दल, एक नेता, एक कार्यक्रम। और वर्तमान समय वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही प्रकार के अधिनायकवाद एक दलीय राज्य में विश्वास करते हैं और स्वयं से संबंधित राजनीतिक दल के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते। अधिनायकवाद में एक व्यक्ति आवश्यक रूप से सर्वोच्च नेता होता है, जिसे राष्ट्रीय एकता, सम्मान के प्रतीक रूप में श्रद्धा और विश्वास का पात्र माना जाता है। उस नेता को सभी बातों के संबंध में अंतिम निर्णायक शक्ति प्राप्त होती है और उसके शब्द ही कानून होते हैं। अधिनायकवाद के अंतर्गत शासक दल को अपना एक निश्चित कार्यक्रम होता है। चौथी थी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। आधुनिक अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति, एक दल का शासन होता है, इसलिए वह राजनीतिक विरोध को पसंद नहीं करता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु है। साम्यवाद के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता बुजुर्ग लोगों की धारणा और फांसीवाद, नाजीवाद इसे अतीत की व्यवस्था मानते हैं। इटली के एक युग संगठन को मुसोलिनी का आदेश था विश्वास, आज्ञा पालन, युद्ध। और हिटलर कर्तव्य, अनुशासन, त्याग का जीवन का मूल मंत्र मानता था। जनमत निर्माण के साधनों पर कठोर नियंत्रण। आधुनिक अधिनायकवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि विचारों पर नियंत्रण रखना चाहता है और प्रजातंत्र की प्रभावशीलता में विश्वास करता है। इस दृष्टि से जनमत निर्माण के साधनों जैसे साहित्य, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्र आदि पर कठोर नियंत्रण होता है। प्रेस, रेडियो नियंत्रण अधिनायकवाद के पक्ष में प्रचार करते रहते हैं, जिससे उसके पक्ष में जनमत बना रहे। और नेक्स्ट जो बात थी वो था उग्रराष्ट्रवाद में विश्वास। अधिनायकवाद उग्रराष्ट्रवाद का भाव होता है। ये निस्संदेह है शासक वर्ग जनता को अपने पूर्ण नियंत्रण बनाए रखकर राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना को भड़का चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं।
और साथ ही युद्ध और औपनिवेशिक विचार। अपने राष्ट्र की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है और स्वाभाविक रूप से युद्ध मार्ग प्रशस्त होता है। हिटलर मुसोलिनी ने स्पष्ट रूप से युद्ध का प्रचार किया। हिटलर कहा करता था, पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का। और इन तानाशाहों ने अपने देश की आर्थिक उन्नति, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए औपनिवेशिक विस्तार की नीति अपनाई। और मुसोलिनी का एक साम्राज्यवाद जीवन का चिरस्थायी अक्षुण्ण नियम है, इटली का विस्तार होगा या अंत होगा। और इस प्रकार कहा गया कि अधिनायकवाद शासन व्यवस्था हीगल और आदर्शवादी दार्शनिकों के राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। मानव स्वतंत्रता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। और अधिनायकवाद की अब हम गुण देखेंगे। पहले शासन में एकता कुशलता होती है। अधिनायकवाद में निस्संदेह रूप से शासन एक व्यक्ति के हाथों में निहित होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि एकता और कुशलता, कानून निर्माण, प्रशासन, न्यायिक निर्णय सभी कार्य एक व्यक्ति के हाथों से किए जाते हैं। तो व्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत संपूर्ण शासन व्यवस्था कारण शासक संगठन में कार्य कुशलता, सरलता आ जाती है। दूसरी जो बात है उत्तरदायित्व का विभाजन। प्रजातंत्र में उत्तरदायित्व का विभाजन हो जाता है और एक कहावत ठीक है कि बहुतों का उत्तरदायित्व किसी का उत्तरदायित्व नहीं होता। लेकिन अधिनायकवाद में एक व्यक्ति संपूर्ण राष्ट्र हितों का संरक्षक होता है। सारी राष्ट्रीय शक्तियों का केंद्रीकरण एक व्यक्ति का हाथ में होता है। तीसरी जो बात है संकट काल के सर्वाधिक उपयोग। राष्ट्रीय संकट के समय अधिनायकवाद को सबसे सर्वाधिक उपयुक्त शासन व्यवस्था कही जाती है। और संकट काल के एक अधिनायक ही आंतरिक प्रशासन वैदेशिक संबंध का कार्य भलीभांति करते हुए अपने देश की प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकते हैं। और चौथी जो बात है अधिनायकवाद में प्रशासनिक अपव्यय बहुत कम होता है, क्योंकि नहीं तो शासन व्यवस्था के समय लंबा चौड़ा प्रबंध करना होता है, नहीं चुनाव आदि प्रबंध का धन का खर्च होता है। पांचवी जो बात है राष्ट्रीय भावना का जागरण। अधिनायकवाद व्यवस्था राष्ट्रीय भावना जागृत करने की दिशा में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगी। जर्मनी देश की प्रत्यक्ष उदाहरण। अब कुछ दोष भी आते हैं। अधिनायकवाद के गुण की तुलना में दोषों की गिनती बहुत अधिक होती है। इसके प्रमुख दोष भी बहुत सारे बताए गए विद्वान। पहला विवेक और स्वतः प्रेरणाकांता। अधिनायकवाद लोगों को खाने पीने दूसरी भौतिक सुविधा दे सकता है, किंतु मानव जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। एक भौतिक प्राणी होने के साथ मानव एक विवेकशील प्राणी है, किंतु मानव जीवन को एक ढर्रे पर चलना, उसे पूर्ण राज्य के अधीन कर देना विवेक स्वतः प्रेरणाकांत कर देता है और मानव जीवन का सबसे बहुमूल्य गुण है। दूसरी बात है युद्ध को प्रोत्साहन देता है। अधिनायकवाद का ये निस्संदेह रूप से कहा जा सकता है कि युद्ध को प्रोत्साहन देता है और युद्ध की भावना पर अधिनायकवाद टिका होता है। तीसरी जो बात है योग्य उत्तराधिकारी का आश्वासन नहीं। अधिनायकवाद के अधीन अच्छे प्रशासक लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता और एक योग्य अधिनायक को सुयोग्य उत्तराधिकारी प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। चौथी जो है शासन शक्ति का दुरुपयोग। अधिनायक अंतर्गत शासक को किन किन प्रतिबंधों के शासन की पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, ये एक तथ्य है कि निरंकुश शक्ति शासन को पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है और अधिनायकवाद के द्वारा अत्याचार अनाचार का मार्ग अपने लिया जाता है और कभी कभी तो अत्याचार सीमा अंत हो जाता है। अब प्रश्न उठता है क्या अधिनायकवाद लोकतंत्र का विकल्प है? तो निस्संदेह रूप से वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है, किंतु इस लोकतंत्र शासन में कुछ कमियां हैं और लोकतंत्र एक धीमी शासन व्यवस्था है। इसके अंदर निर्णय लेने, निर्णयों के कार्यरूप में परिणत करने में आवश्यक रूप से बहुत समय खर्च होता है। राजनीतिक दलों के द्वारा अनैतिक शक्तिहीन बना दिया जाता है। स्थानीय और क्षेत्रीय राष्ट्रीय हितों पर इस प्रकार हावी होते हैं कि राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न होता है। इसलिए लोकतंत्र शासन व्यवस्था के दोषों को देखकर अनेक व्यक्ति इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि लोकतंत्र के स्थान पर अधिनायकवाद को अपना लिया जाना चाहिए। उनका कथन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताएं, पक्षपात, स्वार्थ, भ्रष्टाचार को एक शक्ति अधिनायक के द्वारा दूर किया जा सकता है। अधिनायकवाद की स्थिति में सुधार कर जनता के सरकार के प्रति विश्वास उत्पन्न कर सकता है और वास्तव में अधिनायकवाद कभी भी किसी भी स्थिति में स्थायी रूप से सुधार करने में समर्थ नहीं हो सकता। अब अधिनायकवाद पर लोकतंत्र की श्रेष्ठता निम्न रूपों में से स्पष्ट हो सकती है। पहला जो है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था व्यक्ति के स्वतंत्रता और व्यक्ति के मौलिक कार्यों की धारणा पर आधारित होती है, किंतु अधिनायकवाद में समानता, स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं। दूसरी जो बात है लोकतंत्र के अंतर्गत स्वशासन के अधिकाधिक अवसर विद्यमान होते हैं और इस कारण नागरिक चेतना का पूर्ण विकास कर सकता है, क्योंकि उसको फ्रीडम होता है। और अधिनायकवाद में चूँकि वो फ्रीडम नहीं होता है और स्वशासन का अवसर विद्यमान नहीं होते और जैसा शासक आदेश देता है उसकी पालना जनता को करनी पड़ती है। तीसरी जो है लोकतंत्र शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और शासक वर्ग की सीमित शक्तियाँ प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अधिनायकवाद में चूँकि शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, शासक के प्रति उत्तरदायी होती है और
भ्रष्टापूर्ण आचरण की प्रवृत्ति भी अपनाई जा सकती है। लोकतंत्र सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलता है, जिससे अपनी योग्यता का विकास कर सके, जबकि अधिनायकवाद में केवल गिने चुने व्यक्तियों को ही राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिलता है। जो नेक्स्ट 5वीं चीज़, लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें त्रुटियों को समझकर दूर करने का प्रयास किया जाए, और लोकतंत्र में उदार राष्ट्रवाद में विश्वास करता है। लोकतंत्र चूँकि परिवर्तनशील होता है, जबकि अधिनायकवाद परिवर्तनशील नहीं होता। अधिनायकवाद में एक व्यक्ति शासन की सत्ता का मालिक होता है, और निसंदेह रूप से हम ये कह सकते हैं